हेलो एवरीवन, आप सभी का जो है इस वीडियो सेशन में फिर एक बार स्वागत है। और आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। तो हम पिछली बार जो है जब हमने टॉपिक किया था तो हम कर रहे थे परमाणु व अणु का टॉपिक कर रहे थे, और उसमें मैंने जो है परमाणु के बारे में और जो है डाल्टन के सिद्धांत के बारे में बताया था मैंने आपको जो है। अब परमाणु के बारे में और अणु के बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे कुछ देर के अंदर जो है कैसे हम जो है परमाणु और अणु की जो बात करते हैं किस तरह से हम जो है, वैसे तो ये बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं जिनको हम आसानी से देख नहीं सकते, लेकिन फिर भी हम इनके बारे में बात करते हैं क्योंकि जो है जैसे अभी यहाँ पे बात करेंगे कि परमाणु कितने बड़े होते हैं। जो है परमाणु कितने बड़े होते हैं, तो यहाँ पे जो परमाणु की जो त्रिज्या है, परमाणु को एक हम जैसे मान लो हमने ये गोले की तरह मानना जो है, ये इसका केंद्र होगा और ये इसकी त्रिज्या होगी। मान लो हमने परमाणु को एक गोले की तरह माना, ठीक है। और त्रिज्या के बारे में आप जानते हो जो उसका अर्धव्यास होता है जो है, तो अर्धव्यास जो होता है उसको नैनोमीटर में मापते हैं हम जो है। नैनोमीटर, परमाणु की त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है और इसको जो है एनएम, छोटा एनएम, एन फॉर नैनो, एम फॉर मीटर। तो ये हम इसकी जो है इकाई लिख के चलते हैं, जिसकी जो है जो इसकी त्रिज्या की इकाई होती है। तो यानी कि इसकी जो इकाई है, और ये जो नैनोमीटर होता है वो 10 की शक्ति -9 मीटर बराबर होता है 1 नैनोमीटर के, या 1 मीटर होता है 10 की शक्ति 9 नैनोमीटर के। अब 10 की शक्ति 9 या 10 की शक्ति -9, तो -9 का मतलब क्या हो गया? दशमलव। ये हो गया 10 की शक्ति -9, 0.000000001, यानी कि बहुत छोटा साइज होता है इसका, जिसको हमने नैनोमीटर कहा। तो ये हम इसकी जो है परमाणु त्रिज्या कह लो, चाहे वो मीटर में मान लो चाहे इसको नैनोमीटर में मान लो, तो हम जो है इसके बारे में बात करेंगे। तो ऐसा साइज होता है परमाणु का जो साइज ना के बराबर होता है, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, फिर हम उसके बारे में हमें बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आपके मन में आता होगा पता नहीं क्यों जो है इसके बारे में इतनी बात किए जा रहे हैं, जब इसके बारे में पता ही नहीं है तो फिर हम क्या लेना देना इससे हमें जो है। लेकिन अगर हम इस सब को छोड़ देना तो हम कुछ भी नहीं है। हम इन्हीं छोटे छोटे परमाणुओं अणुओं से मिलकर बने हुए हैं। जो कुछ भी हमारे आसपास है वो सभी छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना है, तो हम कुछ भी नहीं है इसके बिना। इसलिए हमारे लिए जानकारी बहुत जरूरी हो जाती है, नगण्य है, बिल्कुल ना के बराबर जिसको हम कहते हैं। अगर हम एक परमाणु की बात करें जो हमें दिखाई नहीं दे रहा नंगी आंखों से, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो अगर हम इसको ना माने इसको बिल्कुल जो है, तो फिर हमारे आसपास कुछ भी नहीं है, सब कुछ खत्म है बिल्कुल जो है। तो इसलिए इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना बहुत जरूरी हो जाता है हमारे लिए। तो ये परमाणु का जो है हमने कहा साइज कितना बड़ा होता है परमाणु, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं यहां पे जो है। और ये हमारे आसपास सब जगह विद्यमान है, सब जगह है ये। तो इसलिए इनका जो है हमारे लिए जानना बहुत जरूरी हो जाता है। तो जितने भी मेरे जो है इस लेक्चर को बच्चे सुन रहे हैं, तो वो जो है एक खास इसके अंदर है कि अपना कॉपी पेन जरूर साथ रखा करें। इस कॉपी पेन के साथ जो है ये जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो यहाँ पे बताई जा रही है, यही भी प्रश्न बनते हैं कि परमाणु कितना बड़ा होता है, ये प्रश्न बन गया यहाँ पे। तो परमाणु का जो है आकार बहुत छोटा होता है, जिसको नैनोमीटर में मापा जाता है, और नैनोमीटर कितना होता है ये लिखा मैंने यहाँ पे। तो ये इसका उत्तर बन गया जो है, क्योंकि 9वीं 10वीं के अंदर
सबसे ज्यादा ये दिक्कत होती है कि प्रश्न उत्तर बच्चों को चाहिए होते हैं, तो प्रश्न उत्तर यहाँ पे साथ साथ हैं आपके। लेकिन साइंस एक ऐसा विषय है जिसको समझना ही बहुत जरूरी है, और समझ अगर आपको आ जाए तो इसमें जो है बहुत आसान एक टॉपिक हो जाता है, जो आपको बार बार रट्टे लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको हम बताते हैं, हम जो है वो आपने कॉपी में नोट करने हैं। वीडियो आपके पास हमेशा है, जब मर्जी आप इसको देखो, आप जो है दोबारा सुन सकते हो उसको जो है। तो ये खास ध्यान रखना है आपने, जो है आपने कॉपी पेन लेके अच्छी तरह ध्यान से वीडियो को सुनना है कि उसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट चीजें बताई जा रही हैं जो है, तो वो नोट करते हुए आपने अपनी कॉपी के अंदर इसको लिख लेना है जो है। तो ये नैनोमीटर की हमने बात की। उसके बाद हम लेके चलते हैं इसके अंदर जो है परमाणुओं के प्रतीक। तो जब डाल्टन ने सिद्धांत दिया था, उसके अंदर जो है संयोजन का नियम था, स्थिर अनुपात का नियम था, तो उससे बहुत कुछ बातें जो है जो वैज्ञानिक उस समय थे उनके दिमाग में बातें आई, तो उन्होंने जो है परमाणु के बारे में सोचना शुरू किया। तो फिर परमाणुओं के कुछ प्रतीक दिए गए शुरू के अंदर जो है। तो इनका जो है जैसे अब हाइड्रोजन है, ये परमाणु का प्रतीक दिया गया हाइड्रोजन के। इसी तरह से जो है ये कार्बन कहा गया। एक गोला था, इसमें गोले के बीच में बिंदी थी, हाइड्रोजन के बीच में, इस गोले के अंदर छोटी छोटी बिंदियां बिल्कुल जो है, इसमें बीच में थोड़ी सी एक बड़ी बिंदी थी, इसको हाइड्रोजन, इसको कार्बन। इसी तरह से जो है हमारे पास जो ऑक्सीजन, एक खाली गोला सा कहा गया, इसको ऑक्सीजन कहा गया। तो ये परमाणु के प्रतीक जो है, और आपको एक दो बता देता हूं मैं जो है, इसको जो है फास्फोरस का प्रतीक कहा गया। इसको सल्फर, इसको कॉपर कहा गया। तो इस तरह के कुछ ऐसे प्रतीक थे जो शुरू में दिए गए, लेकिन धीरे धीरे जो है इनके बारे में जब हम और आगे विस्तार से बात करेंगे तो हम बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसके अंदर हमें जो है। तो आप इसको ध्यान से रखेंगे जो है, नोट करेंगे जो है, तो कुछ और भी जो है। तो लेकिन यहाँ फिलहाल अभी मैंने 5-7 आपको एग्जाम्पल दिए हैं जो है, तो आप इनके जो प्रतीक कह सकते हो इसको जो है। कुछ ऐसे उदाहरण भी थे जो जहां से कोई भी तत्व प्राप्त हुआ, कोई भी परमाणु प्राप्त हुआ, उसके आधार पर उसका नाम रख दिया गया। जैसे अब यहां पे बात करते हैं कॉपर। ये साइप्रस, साइप्रस नाम की जगह से मिला था, तो वहां से इसका Cu कॉपर बना इसका प्रतीक। इसी तरह से जो है हमारे पास जो है जो गोल्ड है, इसका सूत्र होता है Au, तो इसका होता है मतलब पीला, मतलब हिंदी में इसका पीला होता है। तो ये गोल्ड एक अंग्रेजी शब्द है जिसको उपयोग में लिया गया जो है। तो सोना आपने देखा कि पीले रंग के ऊपर होता है, तो उसको गोल्ड नाम दिया गया, अंग्रेजी शब्द जो है।
तो इस तरह कुछ ऐसे शब्द थे जो इनके लिए उपयोग किए गए। इसी तरह से जो है, लेकिन आजकल जो है हमारे पास एक जो है IUPAC, IUPAC, जिसको हम जो है इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड applied chemistry, I इंटरनेशनल, U यूनियन, P प्योर, A अप्लाइड, C केमिस्ट्री। तो ये इसकी फुल फॉर्म है, पूरा नाम है इसका जो है, ये एक यूनियन है, साइंटिस्ट का जो है संगठन है जो आजकल इन नामों के बारे में फाइनल करता है जो है। तो पहले तो जैसे मिला कोई भी तत्व उसके हिसाब से उसका नाम दे दिया, लेकिन अब जो है हमारे पास जो है पूरे नेशनल वर्ल्ड के लेवल के ऊपर जो है एक हमारे पास जो है संगठन है जो इसके प्रत्येक तत्व के नाम को फाइनल करता है, तो उसको हम कहते हैं IUPAC। तो इसके अनुसार जो है हमारे पास जो है, जैसे मान लो मैंने कॉपर लिखा, अब कॉपर के अंदर आपका C हमेशा, यानी जो पहला अक्षर होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर होगा, वो हमेशा कैपिटल लेटर होगा और दूसरा हमेशा छोटा होगा। तो किसी भी तत्व का, किसी भी परमाणु का अगर आप जो है प्रतीक लिखोगे तो उसके अंदर पहला अक्षर अंग्रेजी का जो होगा वो बड़े वाली अंग्रेजी में होगा जो है, दूसरा अक्षर छोटा होगा। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के लिए सिर्फ एक खाली H लिखा जाता है, इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन। तो इसके अंदर पहला अक्षर H लिखा गया खाली, क्यों? खाली H, ये हाइड्रोजन का पहला तत्व था हमारे पास जो है, जिसके बारे में आपको जो है बताया गया इसके अंदर जो है। उसके बाद मैं एक लेता हूं हीलियम। और इसकी इंग्लिश में पहली होती है HELIUM, इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन। के साथ में मैं इंग्लिश की स्पेलिंग भी लिख के चल रहा हूं यहां पे, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का तो हमने यहां से H ले लिया। अब हीलियम भी H से स्टार्ट है, तब दो तत्वों का यहां पे एक जैसा प्रतीक नहीं हो सकता, तो इसलिए इसका दूसरा अक्षर साथ में ले लिया HE, इसका जो है प्रतीक बना HE। तो हीलियम का प्रतीक है HE, ठीक है। ये नहीं कि इसको जो है आप HE ऐसे नहीं लिखोगे, आप H बड़ा और E बड़ा या H छोटा E बड़ा, ये नहीं लिखोगे आप इसके अंदर जो है। आप इसके अंदर जो है पहला अक्षर किसी भी परमाणु के प्रतीक के लिए जो है, तत्व के प्रतीक के लिए जो है, आप पहला अक्षर बड़ा लिखोगे, दूसरा अक्षर छोटा लिखोगे। तो ये आपने खास ध्यान है। जैसे मैंने यहां कॉपर लिखा, यहां पे सोने का लिखा गोल्ड, जिसको कहा मैंने AU, A बड़ा है, U छोटा है जो है। तो यहां पे इनके बारे में हम ऐसे इनके प्रतीक लिख सकते हैं जो है, जो आज जो किसने दिए, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने। तो IUPAC ने जो है जो नाम दिए हैं उसके बारे में हमने बात कर रहे हैं। तो आगे और एग्जांपल लेता हूं मैं जो है,
तो कुछ अंग्रेजी शब्द है, जैसे क्लोरीन है, सी और एल, सी बड़ा एल छोटा, तो आप एल को ऐसे भी लिख सकते हो। जिंक, कोबाल्ट, ये अंग्रेजी कुछ शब्द हैं। इसी तरह से जो है कुछ लैटिन शब्द हैं, कुछ ग्रीक शब्द हैं, कुछ जर्मन शब्द हैं। आयरन है, जिसको हम लोहा भी कहते हैं, तो लोहे का प्रतीक है Fe, एफ बड़ा ई छोटा। तो ये एक जो है लैटिन शब्द है फेरम, ये फेरम से बना Fe, तो एक लैटिन शब्द से बना। तो इस तरह से जो है इनके जो प्रतीक पड़े जो है, कुछ इंग्लिश शब्द हैं, कुछ जर्मन शब्द हैं, कुछ लैटिन हैं। तो इस तरह से मिलके इनके जो है जो IUPAC ने आजकल जो है इन जिनके बारे में बातचीत की हुई है, तो उनके प्रतीक लिखे हुए हैं जो है। तो इसके अंदर जो है मैंने कुछ प्रतीक लिखे हैं, तो मैं और एग्जांपल दे रहा हूं इसके अंदर आपको जो है। तो आपने जो है इनके बारे में प्रतीकों को याद रखना है। तो आपने कॉपी पेन लेके इन प्रतीक को लिखना है। तो इसमें जो है मैं तत्व का नाम लिख रहा हूं और प्रतीक, इसमें एल्यूमिनियम प्रतीक हो गया Al, आयरन, कॉपर, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, बेरियम, बेरिलियम, ये Ba है, ये Be है, बोरोन, आयोडीन, आयोडीन को आई से लिखते हैं जो है, सीसा, इसको लेड भी कहते हैं हम जो है, पीबी, पीबी लेड होता है, नियोन, Ne, सोडियम, Na,
पोटाशियम, कैल्शियम, Ca, मैग्नीशियम, Mg, चांदी, Ag, इसको सिल्वर भी कहते हैं जो है, सिलिकॉन, Si। तो ये कुछ ऐसे प्रतीक लिखे हैं। कुल हमारे पास जो है 118 तत्व हैं। तो मैंने लगभग 25-30 के आपके पास जो है प्रतीक लिख दिए हैं जो है। तो आप इनको याद करके जो है कॉपी पेन के साथ इनके प्रतीक याद रखने हैं। नाइट्रोजन का N होता है, बेरियम का Ba होता है। तो इस तरह से आप जो है मैग्नीशियम का Mg होता है, सिलिकॉन का Si होता है। तो ये आपने याद रखने हैं इसको जो है। उसके बाद हम देखते हैं परमाणु द्रव्यमान। अब परमाणु द्रव्यमान या कह लो परमाणु भार, तो इसके बारे में हम कैसे यहाँ पे बातचीत करें। जैसे डाल्टन के बारे में हमने बात की थी जो है कि डाल्टन के अंदर जो है डाल्टन सिद्धांत के अनुसार जो है उसमें जो है एक स्थिर अनुपात का नियम था और एक जो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम था जो है। तो उनके अनुसार जो है कुछ हम जैसे हमने कार्बन जो है मोनोऑक्साइड की बात की, हमने कार्बन डाइऑक्साइड की बात की, H2O की बात की। ये कुछ मैंने वहां उदाहरण लिए थे कि इसके अंदर जो है जो 2 और 16 का अनुपात और 1 और 8 का ये कैसे आया सारा, जिसको हमने स्थिर अनुपात का उदाहरण दिया था कि पानी का उदाहरण मैंने जो है टैप से लिया, टूटी से लिया, जो है नलके से लिया, जो है तालाब से लिया, या किसी जो है बरसात का पानी लिया, या कहीं और से मैंने पानी लिया जो है। तो उन सब के अंदर पानी के अंदर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन थी उनका अनुपात जो है 1:8 का था। और इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें जो है यहाँ पे 3:8 का अनुपात था। तो ये अनुपात कैसे निकाले गए, तो इनके बारे में जब डाल्टन ने इनकी अनुपात के नियम दिए थे तो वहां पे फिर जो है वैज्ञानिक जो है इनके भार के बारे में जानने की कोशिश करने लगे। तो उसके अंदर जो है फिर उन्होंने जो है परमाणु द्रव्यमान की बात की यहाँ पे। अब परमाणु द्रव्यमान जो है अब इसके अंदर जो है जैसे मान लो ये लिया या ये लिया मैंने जो है, तो कोई मैं भी उदाहरण ले लूं, कार्बन ऑक्सीजन है मान लो, कार्बन और ऑक्सीजन मोनोऑक्साइड है, ये 3:4 यानी 3 ग्राम कार्बन जो है 4 ग्राम ऑक्सीजन के साथ जो है मिलके एक जो है यहाँ पे यौगिक बनाता है जो है, जिसको हम कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। यानी कि अगर मैं कहूं 1 ग्राम कार्बन है तो वो 1.33 ग्राम ऑक्सीजन के साथ जो है जुड़ती है जाके जो है। कैसे, ठीक है, तो अगर 1 ले लो तो 4/3 हो जाएगा। तो 4/3 किसके बराबर होगा, 1.33 के जो है। यानी कि 1 ग्राम कार्बन जो है 1.33 ग्राम कार्बन के साथ जो है ऑक्सीजन के साथ जो है जुड़ के जो है हमारा एक यौगिक बनाती है, जिसको हम कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। अब ये हमारे पास जो है यानी कि इसके अंदर जो है हमने कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 1 ले लिया यहाँ पे, तो ऑक्सीजन का 1.33 हो गया जो है। तो इस तरह से हम जो है इनके बारे में परमाणु द्रव्यमान के बारे में बात करते हैं। तो इसको निकालने के लिए जो है ये भी जो है पहले जो है जो परमाणु भार था उसको AMU एटॉमिक मास यूनिट कहा जाता था।
AMU, लेकिन अब इसको जो है U से, जिसको यूनिफाइड परमाणु द्रव्यमान की जो इकाई है वो U, जिसको यूनिफाइड, ये किसने दिया? ये भी IUPAC ने, यानी कि जो हमने इंटरनेशनल यूनियन की बात की थी उसी ने इसके बारे में बताया जो है। तो ये जो है अब इसके अंदर जो हम कैसे इसके परमाणु द्रव्यमान निकालते हैं या कैसे हमें ज्ञात हुआ उसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे हम यहाँ पे जो है। तो इसमें सबसे पहले ऑक्सीजन का भार 16U माना गया। ऑक्सीजन का भार 16U माना गया, 16 यूनिफाइड माना गया। अब यहां पे जब ऑक्सीजन का भार 16 माना गया तो इसके यानी कि 16 टुकड़े किए गए एक एक U के। तो ऐसे एक एक U के 16 टुकड़े किए गए। जैसे हम 1 ग्राम कहते हैं तो 1 ग्राम के बराबर है। जैसे आप दुकान के ऊपर जो है कोई सामान लेने जाते हो तो आपको दुकानदार जो है आपको 1 किलो 2 किलो के हिसाब से उसके जो है जो वेट बने होते हैं उसके हिसाब से आपको सामान देता है जो है। तो किसी चीज का भार चेक करना तो हमें उसके बारे में कुछ ऐसा हमारे पास भार होना चाहिए जिससे हम जो है वस्तु को तोल के दे सके। तो इनके भार के बारे में बात कैसे करें? ये ऑक्सीजन का 16 माना गया। तो जो है तो जैसे मैंने आपको कहा दुकानदार के पास 1 किलोग्राम का एक जो है वेट होता है जो है। उसके बाद 100 ग्राम का 200 ग्राम का अलग अलग ग्राम के वेट होते हैं। जैसे आपको जितना सामान चाहिए होता है उसके हिसाब से आपको तोल देता है। तो हमें भी जिस तरह से जो है इसके अंदर जो है परमाणु द्रव्यमान निकालना होगा, हमें भी उसके हिसाब से जो है, क्योंकि यहाँ हमें यूनिट के अंदर चाहिए तो हमें यूनिफाइड के अंदर चाहिए तो हमें यूनिफाइड के हिसाब से लेके चलना पड़ेगा इसको जो है। जैसे एक दर्जन की बात करते हैं तो एक दर्जन में 12 होते हैं। तो इसी तरह से जो है एक स्टैंडर्ड जो है हम मान के चलते हैं, जिसके बाद जो है हम यहाँ पे तो जब ऑक्सीजन का 16 माना गया तो उसके हिसाब से जो है फिर बाकियों के जो है भार निकाले गए, परमाणु द्रव्यमान निकाले गए। लेकिन ये धीरे धीरे इसके अंदर कुछ कमियां मिली, क्योंकि अब पहले ऑक्सीजन को क्यों माना गया था कि ऑक्सीजन जो है लगभग सभी तत्वों के साथ क्रिया करता है, अधिक क्रियाशील है ये। तो ज्यादातर इसके यौगिक सबके साथ मिल जाते थे, इसलिए ऑक्सीजन को माना गया था यहां पे जो है। लेकिन अब जो है हमारे पास जो है इसको जो है संशोधन कर दिया गया 1961 के अंदर जो है। उसमें कार्बन 12, जैसे ऑक्सीजन 16 लिया था उसके बाद कार्बन 12 के 12 भाग किए गए और उसके बाद जो है बाकी सब तत्वों के जो है भार निकाले गए जो है, जिसको परमाणु द्रव्यमान कहा हमने। तो इसके अंदर जो है यानी कि कोई भी तत्व है कार्बन के 1/12वां भाग होता है, 1/12वां भाग। तो किसी भी परमाणु का द्रव्यमान निकालना हो तो कार्बन के 1/12वें भाग के बराबर होता है वो जो है। तो उसके हिसाब से हम इसको जो है इसका भार निकाल लेते हैं, द्रव्यमान निकाल लेते हैं जो है। तो इसके अंदर जो है तो इसमें परमाणु द्रव्यमान की क्या, किसी परमाणु के द्रव्यमान को उसके परमाणु के औसत द्रव्यमान का कार्बन 12, कार्बन 12 कार्बन का परमाणु भार है। तो उसको एक जो है, जैसे हम दुकानदार के पास कहा मैंने कि 1 किलोग्राम का वेट होता है, तो
तो कार्बन भी उसी तरह से हमारे लिए काम कर रहा है जो है, जिसको कार्बन 12 मान के जो है बाकी हमने तत्वों का भार निकालना है। तो कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के अनुपात में माना गया है। ये परमाणु द्रव्यमान की परिभाषा है। तो किसी भी तत्व का भार निकालना हो तो हमें कार्बन का पता हो, तो उसके बाद जो है अब हम जो है, जैसे मैंने जो है आपको अभी पिछले 5-7-10 मिनट पहले जो है प्रतीक के बारे में बताया था, अब हम तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के बारे में बात करेंगे, किस तत्व का कितना परमाणु द्रव्यमान है। तो यहां पे हम कहते हैं तत्व और यहां पे कहते हैं द्रव्यमान। अब जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सल्फर का 32, सोडियम का 23, क्लोरीन का 35.5, उसके बाद कैल्शियम का 40, मैग्नीशियम का 24। तो कुछ इस तरह से हम हीलियम, चार, तो ये कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान लिखे हैं मैंने, तो आप इनको भी याद कर सकते हो, जो कॉपी पेन में नोट करके, कॉपी पेन के साथ नोट करके जो है, तो कुछ आपकी किताबों में मिलेंगे आपको जो है। तो ये जो परमाणु द्रव्यमान है। अब इसके बाद जो है परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में इनकी परमाणु कैसे विद्यमान होते हैं तत्व जो आपस में, तो इसके बारे में अब यहां पे बात करेंगे। इसके अंदर जो है अब ज्यादातर क्या होता है कि जैसे हमने कहा कि परमाणु बहुत छोटा होता है जो है, तो ये सभी क्या होते हैं, छोटे छोटे कण आपस में मिलकर इकट्ठे जो है एक बड़ा संगठन बना लेते हैं, झुंड बना लेते हैं, जो हमें दिखाई देने लगता है। अब जैसे जो है आपकी किताब का एक पेज है, उसकी परत कितनी मोटी है, पेज कितना मोटा होता है आपका जो है, आपको अपनी किताब का या कॉपी का पता है,
और उसके अंदर जो है लाखों करोड़ों कण आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो इस तरह से जो है हमें ये दिखाई देते हैं जो है। तो अगर हम कहें कि जो है एक परमाणु अकेला, वो शायद हमें नहीं दिखाई देता जो है। तो इसलिए जो है परमाणु आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, परस्पर जुड़े हुए होते हैं। और ये इनके अंदर कुछ आयन के रूप में भी होते हैं। अब आयन के बारे में मैं आगे बताऊंगा अभी इसके अंदर जो है। तो परमाणु, अणु, आयन, ये सब आपस में जो है मिल के हमारे पास जो है अस्तित्व देते हैं इनका जो है। तो इसमें जो है तो इनको जो है अनुभव भी कर सकते हैं, छू भी सकते हैं जो है। अब इसके बाद कर रहे हैं बात हम अणु की। जिसको हम यहां पे मॉलिक्यूल भी कहते हैं। तो इसमें दो या दो से अधिक परमाणुओं के समूह को अणु कहते हैं। जो आपस में रासायनिक बंध के द्वारा एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। तो ये आपकी अणु की परिभाषा भी आ गई इसके अंदर जो है। तो इनमें क्या है, दो या दो से अधिक परमाणु आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं और इनके बीच में एक रासायनिक आपस में जुड़े कैसे होते हैं उसके बारे में, जिसको हम कहते हैं रासायनिक बंध। तो एक दूसरे के साथ रासायनिक बंध से जुड़े होते हैं जो है। तो इसमें जो अणु है इसमें एक ही तत्व भी हो सकता है। एक ही तत्व का मतलब क्या है, H2, O2, N2, Cl2, ये सारे क्या हैं, इसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन या क्लोरीन क्लोरीन है आपस में, एक ही तत्व क्या हुआ है। इसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, एक कार्बन और दो ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड H, जिसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहते हैं, एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन। इसमें दो तत्व आपस में जुड़े हुए हैं, दो परमाणु आपस में जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से ये क्या बन गए, ये सारे क्या हैं, अणु हैं जो है। अब ये तो है जिसमें आपस में जो है एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, एक ही तत्व के हैं, चाहे वो अलग अलग है। अब कुछ ऐसे तत्व भी हैं जो आपस में नहीं जुड़ते, जो एकल परमाणु रहते हैं, जो है जिनको हम जो है एकल परमाणु कहते हैं।
अब जैसे आर्गोन है, हीलियम है, ये सारे एकल परमाणु वाले हैं। तो इस तरह से और भी उदाहरण है हमारे पास जो है, तो धीरे धीरे आपको पता चलते जाएंगे जो है। तो अब इनके अंदर जो है, जैसे हाइड्रोजन लिया था मैंने आपका H2O2 N2, ये सारे द्विपरमाणु थे, यानी कि दो परमाणु थे इसके अंदर। तो जो ऐसे हमारे पास कुछ और ऐसे एग्जांपल भी हैं जो बहुपरमाणु होते हैं, जो बहुपरमाणु होते हैं। जैसे सल्फर है, S8 फास्फोरस P4 के रूप में होता है जो है, तो ये बहुपरमाणु हैं। तो यहां पे मैं उदाहरण देके चल रहा हूं जो है। अब जैसे एकल वाले कौन से थे? एकल परमाणु थे आपके आर्गोन, हीलियम, क्रिप्टोन, जीनोन, ये कुछ ऐसे एग्जांपल हैं। अब द्वि परमाणु H2O2 Cl2 N2 F2, ये सारे एग्जांपल जो है आपके जो है द्विपरमाणु के जो है। उसके बाद हमारे पास जो है बहु परमाणु, फास्फोरस 4 इकट्ठे होते हैं, सल्फर 8 इकट्ठे होते हैं, तो ये बहुपरमाणु में आ जाता है जो है। तो आप इनको कॉपी के अंदर नोट कर सकते हैं जो है। उसके बाद लेता हूं यौगिक के अणु। यौगिक के अणु, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं H2O CO2, अमोनिया, इसको कहते हैं जल, इसको कहते हैं कार्बन डाई ऑक्साइड, इसको कहते हैं अमोनिया। अब यौगिक क्या थे? ये पिछले पार्ट में बताया गया था, जब दो या दो से अधिक तत्वों के आपस में मिलने से जो है उसको हमने यौगिक कहा था। तो इसमें दो या दो से अधिक तत्व है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, कार्बन ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन है, तो ये यौगिक हैं। तो इनके जो है, अब इसके अंदर जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन, इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये तत्व हैं इसके अंदर। इनमें ये तत्व मिलके आपस में यौगिक बन रहे हैं। और इसके अंदर जो है, जो पानी था, जल जिसको कहा था, इसमें 1:8 का अनुपात जो है इसके बीच में। कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जो है, जो हम अगर बात करें 3:8 का अनुपात था, और इसमें 14:3 का अनुपात है जो है। क्यों 14:3 का है? क्योंकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, अब यहां नाइट्रोजन का परमाणु जो है द्रव्यमान होता है 14, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 1 गुणा 3 बराबर 3 आ गया। तो 14 भाग नाइट्रोजन और 3 भाग हाइड्रोजन के आपस में मिलकर यौगिक बनाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे इसका अनुपात 14:3 का है जो है। तो इस तरह से हम इनके परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से
इनके बीच में अनुपात भी निकाल सकते हैं जो है। तो आज के लिए जो है हम इतना ही करेंगे यहाँ पे, यौगिक के अणु तक जो है। इसके बाद आगे जो है हम आयन के बारे में बात करेंगे, फिर हम जो है रासायनिक सूत्र लिखने के बारे में बात करेंगे जो है। तो वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है हम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो इस वीडियो को जो है आप जो है पसंद करते हुए जो है इसको सब्सक्राइब जरूर करें जो है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के लिए इतना ही।